हाँ तो सेवन्थ क्लास देखो बेटा, पाठ दूसरा हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, प्रश्न उत्तर भी इसके हमने कर लिए थे। और कल हमने कौन सा पाठ पढ़ा था? हिमालय की बेटियाँ। ठीक है बेटा, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। देखिए बेटा क्या बताया गया है इसमें कि माँ के अलावा जो लेखक हैं, ठीक है, नदियों को वो किन रूपों में देखते हैं। ठीक है बेटा, देखिए नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति की क्या है? अत्यंत पुरानी परंपरा है। ठीक है बेटा, नदियों को माँ का स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती है, हमारे खेतों को सींचती हैं। ठीक है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने देखिए और किन रूपों में माना है। लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी और बहन के रूपों में भी माना है। ठीक है बेटा, आगे देखिए सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या ऐसी विशेषताएं बताई गई है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिक एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में क्या कहा जाता है? नद कहा जाते हैं। यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों को क्या कहा जाता है? महानद कहा जाता है। ठीक है, महानदी इनको कहा जाता है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र को। इन्हीं दोनों नदियों में क्या होता है? जो सारी नदियां होती हैं उनका संगम होता है, यानी सारी नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र में आकर के मिलती हैं। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी क्या है? इनका महत्व है। क्या कहा जाता है इनके बारे में कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो हिमालय की एक एक बूंद से निर्मित होकर के बनती है। ठीक है, हिमालय जब पिघलता है और उसकी एक एक बूंद निकलती है, उससे ये अपना रूप धारण करती हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसा कहा जाता है इनके संदर्भ में कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय है। ठीक है बेटा, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से ये निर्मित हुई है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हिमालय बर्फ के रूप में रहता है तो एक एक बूंद पिघल पिघल करके ये किसका रूप धारण कर लेती हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का ये बूंदें रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है बेटा, इनका रूप क्या है? विशाल और विराट है। इनका रूप लुभावना है। ठीक है, सौभाग्यशाली समुद्री पर्वतराज हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों नदियां कहाँ आकर के मिलती है? समुद्र में आकर के मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए समुद्र को क्या कहा जाता है? हिमालय का दामाद कहा जाता है। और हिमालय को समुद्र का क्या कहा जाता है? ससुर कहा जाता है। ठीक है, और बेटियां हिमालय की किसको कहा जाता है? नदियों को कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये विशेषताएं इसकी इसमें बताई गई हैं। अब देखिए बेटा, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? ठीक है, संसार की माता क्यों कहा है काका कालेलकर ने? कि जो नदियां हैं वो मानव जीवन में सभी के लिए कल्याणकारी हैं। ठीक है बेटा, नदियां युगों युगों से मानव जीवन का क्या करने वाली हैं? कल्याण करने वाली रही हैं। और ये एक माँ की तरह क्या करती हैं? पालन पोषण करती हैं। ठीक है, और इनका जल भूमि की उर्वर शक्ति को बढ़ाने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनका जल भूमि की उर्वर शक्ति को क्या बढ़ाता है? इनका जल बढ़ाता है उर्वर शक्ति को। ठीक है, और नदियां माता के समान क्या हैं? पूजनीय हैं, पवित्र हैं और कल्याणकारी हैं। ठीक है, मानव ने जो नदियां हैं उनको दूषित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। वो उसमें गंदगी, ठीक है, क्या करते हैं? गंदगी भी फैलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार अनेक कारणों से उनके नदियों के जल को क्या करते हैं? दूषित करते हैं। तो नदियां फिर भी हमारा क्या करती हैं? कल्याण करती हैं। किस प्रकार से हमारा कल्याण करती है? जिस प्रकार से नालायक पुत्र का कल्याण उसकी माँ करती है। अब देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है। जैसे हम नदियों को दूषित करते हैं, लेकिन उसके बाद भी नदियाँ हमारा क्या करती हैं? कल्याण करती हैं। उसी प्रकार जो माता का नालायक पुत्र होता है, वो चाहे कितना भी नालायक हो, ठीक है, परंतु माँ उसका हमेशा कल्याण ही चाहती है, यानी उसका भला माँ हमेशा चाहती है। ठीक है बेटा, तो इसलिए काला कालेलकर ने नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण इसे लोक माता यानी संसार की माता का दर्जा दिया है। ठीक है, अब आगे देखिए, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। अब देखिए बेटा किन किन की प्रशंसा की है। हिमालय के अनुपम सौंदर्य यानी उसके अनुपम छटा की प्रशंसा की है।
नदियों की अटखेलियों की प्रशंसा की है। अटखेलियों से मतलब क्या है कि जब नदियां हिमालय से निकलती हैं तो कल कल की आवाज़ करती हुई वो निकलती हैं। ठीक है, कैसा अनुभव हो रहा है, जैसे वो आपस में खेल रही हों। ठीक है बेटा, तो नदियों की अटखेलियों की उन्होंने प्रशंसा की है, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों की प्रशंसा की है, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की प्रशंसा की है। ठीक है, और किस किस के पेड़ उसमें आते हैं कि देवदार, चीड़, चिनार, सफेदा और कैल से भरी हुई, ठीक है, कैल से भरे हुए जंगलों की उन्होंने प्रशंसा की है। ठीक है बेटा, तो देखिए आगे 5वां प्रश्न इसका देखिए। यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। ठीक है बेटा, क्या क्या इसमें बदलाव आए हैं हिमालय से निकलने वाली नदियों में, कि अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को वो क्या करते हैं, प्रदूषण के कारण खो चुकी हैं। ठीक है बेटा, किसको खो चुकी हैं वो, अपने मतलब जो पवित्रता है, ठीक है, और अपने मूल रूप को वो किसके कारण खो चुकी है, प्रदूषण के कारण खो चुकी है। और मैदानी क्षेत्रों में आते आते उनके जो शहरों की गंदगी है वो इस हद तक, किस हद तक मिल जाती है कि उनकी स्वच्छता का जो नाम निशान है वो मिट जाता है। यानी शहरों की गंदगी के कारण जो नदियों की स्वच्छता है वो क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। ठीक है, और जो गंगा यमुना जैसी नदियां हैं वो इसका ज्वलंत उदाहरण है। यानी गंगा यमुना जो नदियां हैं वो भी क्या हो रही हैं, प्रदूषित हो रही हैं। ठीक है बेटा, तो आगे देखिए, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। अब देखिए बेटा, देवात्मा क्यों कहा है, देखिए कालिदास ने हिमालय को देवताओं का वास कहा है। यानी हिमालय में कौन निवास करते हैं, देवता निवास करते हैं। आज भी हिमालय भगवान शिव का वास स्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, क्यों कहा है कि हिमालय ने देवताओं, जो हिमालय है उसमें देवताओं का वास होने के कारण, ठीक है बेटा, हिमालय में देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने क्या कहा है, हिमालय को देवात्मा कहा है। यानी देवता यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, और आज भी जो हिमालय है वो भगवान शिव का क्या माना जाता है, निवास स्थान माना जाता है। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे भाषा की बात। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट और सुंदर बन जाता है। कैसे, देखिए अपनी बात, अब पहला देखिए कै का, देखिए जो 7वां है उसका कै देखिए, संभ्रांत महिला की भांति वो प्रतीत होती थी। यानी कैसी प्रतीत होती थी, संभ्रांत महिला की भांति वो प्रतीत होती थी। कौन, नदियाँ। ठीक है, खे देखिए, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में वो डुबकियाँ लगाया करता था। ठीक है, अब देखिए अन्य पाठों से ऐसे ही 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में आपको सुनाने और उनका सुंदर प्रयोग आपको कॉपी में किस तरीके से लिखना है। ठीक है, देखिए बेटा तुलनात्मक प्रयोग आपको लिखना है। देखिए किस प्रकार से लिखना है, जैसे सचमुच दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने के समान लगे, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे लगे, बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है, और संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। दूसरे पाठों में से आपको ये उदाहरण लिखने हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से, ठीक है, निर्जीव वस्तु भी मानो जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, ठीक है, तो कुछ और रूप में सामने था। कंधे पर चढ़ा से मतलब मनुष्य से इसमें लिया गया है, सजीव रूप में इसका वर्णन किया है। ठीक है, और काका कालेलकर ने भी लोक माता कहा है, यानी संसार की माता नदियों को कहा है, इसमें भी मनुष्य के रूप में वर्णन किया है। ठीक है बेटा, तो और उदाहरण इसी पाठ से इसी तरह के उदाहरण और क्या लिए गए हैं। देखिए नदियाँ किसकी तरह लग रही थी, संभ्रांत महिला की भांति लग रही थी। ठीक है, जितना कि हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। ठीक है, हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में भी उसको कोई भी झिझक महसूस नहीं होती है, और बूढ़ा हिमालय अपनी इन बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको लिखना है। इसमें क्या है, क्या लिया गया है, सजीव रूप इनका प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है, सजीव रूप को प्रयुक्त किया गया है। तो ये चारों उदाहरण आपको इसमें से लिखने हैं। आगे देखिए, अब देखिए बेटा इसको किस तरह से करना है। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचित हो चुके हैं।
ठीक है। विशेषण और विशेष्य का आपको किस तरह से मिलान करना है, देखिए किस तरह से आपको मिलान करना है। संभ्रांत कौन है, महिला है, ठीक है बेटा। संभ्रांत कौन है, महिला है। चंचल क्या है, नदियां हैं। समतल क्या है, आंगन है। घना क्या है, जंगल है। और मूसलाधार क्या है, वर्षा है। ठीक है बेटा। विशेषण विशेष्य इस तरह से आपको लिखने हैं, ठीक है। तो विशेष्य तो क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है बेटा। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है और जिसके माध्यम से विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। अब आगे देखिए, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और का लोप होता है, ठीक है बेटा। दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, और का लोप होता है। जैसे राजा रानी, ठीक है, जिसका अर्थ है राजा और रानी, ठीक है बेटा। तो इसी प्रकार के खोज करके आपको शब्द लिखने हैं। जैसे छोटी बड़ी, दुबली पतली, भाव भंगिमा, माँ बाप, गुरु शिष्य। इसके अलावा और क्या लिख सकते हो आप, रात दिन, दाल और रोटी, गुरु और शिष्य, ठीक है, माता और पिता, ठीक है। इस तरह से आपको और भी उदाहरण, इसमें 3-4 उदाहरण अपने मन से भी लिखने हैं कि जैसे माता और पिता, दाल और रोटी, गुरु और शिष्य, आकाश और पाताल, ठीक है, दिन और रात। इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे दिन और रात, ठीक है, दिन और रात आपको लिखना है, ठीक है। और क्या लिखना है आपको, आकाश और पाताल आपको लिखना है, ठीक है बेटा। आकाश और पाताल आपको लिखना है, ठीक है। और कौन सा लिखना है, माता और पिता आपको लिखना है, ठीक है। दाल और रोटी में भी द्वंद्व समास है, ठीक है। दाल और रोटी में भी क्या है, द्वंद्व समास है, ठीक है। आयात और निर्यात भी आप लिख सकते हो इसमें, आयात और निर्यात, ठीक है बेटा। क्या लिख सकते हो, आयात और निर्यात, ठीक है। इसमें भी द्वंद्व समास है। तो इस तरीके के आपको उदाहरण इसमें लिखने हैं। आगे देखिए, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ है गरीब, ठीक है। आगे देखिए, आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए, ठीक है। और आगे क्या हो, प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए कि कौन सा शब्द आपने बनाया है और कौन सी संज्ञा उसमें है। जैसे नदी को उल्टा करके लिखेंगे अपन तो क्या बन जाएगा, इसका दीन बन जाएगा। तो दीन कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है बेटा। इसी तरह से आपको बनाना है। जैसे नौ का क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। तो वन कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक वन नहीं होता है, बहुत सारे वन होते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा है। राम से क्या बन जाएगा, मरा बन जाएगा, तो ये भाववाचक संज्ञा है, मरने का भाव इसमें है, ठीक है। राही से क्या बन जाएगा, हीरा बन जाएगा, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है बेटा। और जैसे धारा से क्या बन जाएगा, राधा बन जाएगा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नामी से क्या बन जाएगा, मीना बन जाएगा, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नाम को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे, असमय के साथ भाषा भी बदलती है और शब्द भी बदलते हैं, उनके रूप भी बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा नाम क्या है, वेत्रावती है, ठीक है। वेत्रावती है दूसरा नाम बेतवा नदी का। तो नीचे दिए शब्दों में ढूंढकर आपको इन्हीं नामों के अन्य रूप लिखने हैं। अब देखिए बेटा, किस रूप से, किस प्रकार से आपको लिखने हैं। जैसे सतलुज है, ठीक है, सतलुज को ही क्या कहा जाता है, शतद्रुम कहा जाता है, ठीक है। सतलुज का दूसरा नाम क्या है, शतद्रुम है। झेलम का दूसरा नाम विस्तता है, ठीक है। झेलम का दूसरा नाम क्या है, वितस्ता है। रोपड़ का रूपपुर है। अजमेर का क्या है, प्राचीन नाम अजमेरू है। बनारस का क्या है, वाराणसी है। और विपाशा का क्या है, चिनाब है, ठीक है। इस तरह से आपको ये लिखना है। अब देखिए, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपयुक्त पंक्ति में एक तो ही का प्रयोग हुआ है, ठीक है बेटा, एक ही का प्रयोग हुआ है। ही वाले वाक्य क्या दे रहे हैं, नकारात्मकता का अर्थ दे रहे हैं, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम कह सकते हैं कि उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके, ठीक है। और इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। अब देखिए, इस नहीं के अर्थ में नहीं हो रहा है। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता से मतलब है महात्मा गांधी को सब जानते हैं, ठीक है। तो ये नहीं का अर्थ नहीं दे रहा है। और इसमें ही प्रयोग क्या दे रहा है, नहीं का अर्थ दे रहा है, ठीक है, नकारात्मक का अर्थ दे रहा है कि उनके ख्याल में शायद यह बात ना आ सके
यानी उनके ख्याल में शायद यह बात नहीं आई। तो इसी प्रकार आपको 3 वाक्य बनाने हैं। देखिए किस प्रकार से आपको इसमें वाक्य बनाने हैं। ही के प्रयोग वाले वाक्य ये रे, नहीं के ये रे। ठीक है बेटा। अब देखिए पहला है वे शायद ही यह काम पूरा करें। ठीक है, उनको भरोसा नहीं है कि वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, वो शायद ही ये काम पूरा करें। ठीक है बेटा। आगे देखिए कंस के षड्यंत्र को कौन नहीं जानता। ठीक है बेटा, क्या आया इसमें, कंस के षड्यंत्र को कौन नहीं जानता। ठीक है, तो क्या है कंस के षड्यंत्र को, इसका मतलब क्या है, सब जानते हैं। ठीक है, उन्हें शायद ही पता हो कि मैं अस्वस्थ हूँ, यानी उनको पता नहीं है। ठीक है, नकारात्मकता का भाव दे रहा है ये। और आज मोदी जी को कौन नहीं जानता, यानी मोदी जी को सब जानते हैं। ठीक है बेटा। मेरे ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल आए, यानी तुम्हारा ख्याल मेरे ध्यान में नहीं आया है। राजमाता के स्वभाव को कौन नहीं पहचानता, यानी राजमाता के स्वभाव को सभी पहचानते हैं। ठीक है बेटा, इनमें नहीं का प्रयोग होके भी ये नहीं का अर्थ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और इनमें ही का प्रयोग हो रहा है, फिर भी ये नकारात्मकता का भाव दे रहे हैं। इस प्रकार आपको 3 उदाहरण इसके लिखने हैं अपनी कॉपी में। ठीक है बेटा, ये पूरे आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ये वाले आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, 3 उदाहरण देखिए 13वें प्रश्न के। ठीक है, 13वें प्रश्न के कौन से करने हैं, आपको ये वाले करने हैं। ठीक है, 13वें प्रश्न की ये पूरे 3 उदाहरण आपको करने हैं। ठीक है, और जो 12वां प्रश्न है आपका, ये देखिए 12वां प्रश्न कौन सा है आपका, ये रहा 12वां प्रश्न। ठीक है, इसमें नदियों के जो दूसरे नाम है वो आपको लिखने हैं। किस तरीके से लिखने हैं, इस तरीके से आपको लिखने हैं। ठीक है ना, जो नदियों के दूसरे नाम है वो आपको इस तरीके से लिखना है, पूरे नाम सतलुज शतद्रुम। ठीक है, इस प्रकार से आपको चार्ट बना के इस तरीके से आपको नाम लिखने हैं 12वें प्रश्न में। ठीक है बेटा, और 11वां प्रश्न आपको देखिए किस तरीके से करना है। 11वां आपको ऐसे करना है कि संज्ञा का नाम, पहले तो शब्दों को क्या करना है, उल्टे बना करके लिखना है। ठीक है, और आगे सार्थक शब्द बनाना है, और सार्थक बना करके उनके नाम, संज्ञा का नाम उनके आगे लिखना है। ठीक है, तो 11वां प्रश्न आपको इस तरीके से करना है कि पूरे नाम लिख के पहले फिर उसका सार्थक शब्द बनाइए, फिर संज्ञा का नाम लिखना है आपको। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको प्रश्न। अब द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास के आपको अपने आप भी उदाहरण लिखने हैं, खुद से भी लिखने हैं उदाहरण, जैसे माता और पिता, आकाश और पाताल, आयात और निर्यात, दिन और रात। इस तरह के आपको द्वंद्व समास के उदाहरण आपको लिखने हैं। ठीक है बेटा, और देखिए ये लिखना है आपको, कौन सा प्रश्न है, 9वां प्रश्न है। विशेषण विशेष्य आपको लिखना है। इसमें किस तरीके से लिखना है, एक तरफ विशेषण लिखना है। ठीक है बेटा, और एक तरफ विशेष्य लिखना है। तो इस तरह से आपको इसको करना है। ठीक है बेटा, ये भाषा की बात के आपके प्रश्न हो गए। ठीक है, और ये सारी ये जो दिए गए हैं कि निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं किस प्रकार से जीवित हो उठती हैं। ठीक है, तो लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं ना। इन सारे शब्दों का लेखक ने अपने जो है पाठ इसमें प्रयोग किया है। ठीक है, हिमालय की बेटियां जो पाठ है इसमें पूरा आपके इस पाठ में इनका प्रयोग किया है। ठीक है बेटा, तो आपको ये पूरे प्रयोग लिखने हैं, पूरे 4 पॉइंट आपको ऐसे कैसे लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए जो भाषा की बात का पहला प्रश्न है, ठीक है, वो अन्य पाठ्य पुस्तकों को तुलनात्मक रूप से आपको ये लिखना है। ठीक है, 7 और पूरे 6 प्रश्न आपको करना है। ठीक है बेटा, जो आगे का पाठ है वो कल पढ़ेंगे।